अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम लोग आज करने जा रहे हैं एसएससी का इंग्लिश का 1.1.3 जिसका नाम है अ टीनेजर्स प्रेयर। ठीक है, तो टीनेजर किसे कहते हैं? जो 13 से लेके 19 तक में, 13 से लेके 19 साल के की उम्र में जो बच्चे होते हैं उन्हें कहते हैं टीनेजर। प्रेयर यानी दुआ। ठीक है, तो अ टीनेजर्स प्रेयर, एक टीनेजर की दुआ। शुरू करते हैं। ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग। हर दिन नई शुरुआत होती है, नई चीज़ों की शुरुआत होती है, नई चीज़ें लाता है। डिसीजंस आई मस्ट मेक। डिसीजंस मतलब फैसले। ईच डे मतलब हर दिन, ईच यानी हर ईच डे हर दिन। ब्रिंग्स मतलब लाना। न्यू मतलब तो पता है नया, बिगिनिंग मतलब शुरुआत। तो हर दिन नई चीज़ों की शुरुआत होती है। डिसीजंस आई मस्ट मेक, फैसले मुझे ही करने हैं। आई एम द ओनली वन टू चूज, मैं ही वो हूँ जिसे चूज करना है। चूज करना है मतलब जिसे चुनना है। द रोड दैट आई विल टेक, वो रास्ता जो मैं लूंगा। तो ये रास्ता वो नहीं कि हम रास्ते पे चल रहे हैं तो हम कौन से रास्ते पे जाएं, बल्कि वो काम, वो चीज़ें जो हमें अपनी लाइफ में करनी है, आज के दिन करनी है, फ्यूचर में करनी है, तो वो सारे डिसीजंस जो है वो हमें ही लेने पड़ेंगे। आई एम द ओनली वन, मैं ही वो हूँ या हम ही वो हैं। टू चूज, जो चुनेंगे। द रोड दैट आई विल टेक, मैं वो चुनूंगा जो रास्ता मैं लूंगा। सॉरी, हम नहीं कहेंगे, यहाँ पे आई करके बोल रहा है पोएट यहाँ पे, तो मतलब वो अपने बारे में बोल रहा है। आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ। कैन मतलब क्या होता है? किसी काम को कर सकने के लिए क्या यूज करते हैं? कैन, कुड यूज करते हैं। तो आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ, तो मैं जो है वो रोड ऑफ लाइफ मतलब जिंदगी का वो रास्ता चुनूंगा। दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, जो कि लीड्स मतलब पहुंचा देना, ले जाना। कहाँ तक ले जाएगा? टू ग्रेट सक्सेस, ग्रेट कामयाबी तक, अजीम कामयाबी तक, बड़ी बड़ी कामयाबी तक ले जाए। मैं ऐसा रास्ता चुनूंगा। सॉरी, बीच बीच में आवाज के लिए आवाज आ जा रही है। तो हम कहाँ पे थे? आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ, मुझे ही वो रास्ता, मैं वो रास्ता चुन सकता हूँ। कैन है तो हम कह सकते हैं चुन सकता हूँ। दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, जो कि पहुँचाता है, लीड करता है, जाता है, पहुँचाता है टू ग्रेट सक्सेस, बड़ी बड़ी कामयाबियों तक पहुँचाता है। और ट्रैवल डाउन द डार्क एंड रोड, या फिर ऐसे ट्रैवल डाउन करूं, ऐसे मैं उस तरफ सफर करूं। द डार्क एंड रोड, या अंधेरे रास्तों को चुनूं। दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस, जो कि मुझे ग्रेट डिस्ट्रेस की तरफ ले जाता है। तो यहाँ पे देखो, ग्रेट सक्सेस मतलब अजीम कामयाबी, बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी की तरफ। ग्रेट डिस्ट्रेस मतलब जो मुझे परेशानियों की तरफ ले जाता है, टेंशन की तरफ ले जाता है। तो एसएससी के स्टूडेंट अभी जो है, जो एसएससी में है, तो वो इसे ले सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अभी आप एसएससी में हो। अगर आप जो है, आपके पास है, आपको जो है अपना रास्ता चूज करना है जो आपको ग्रेट सक्सेस की तरफ ले जाता है, तो आपको ग्रेट सक्सेस की तरफ कौन सा रास्ता लेके जाएगा? या फिर आप ऐसा रास्ता चुन सकते हो जो कि आपको डार्क एंड रोड की तरफ ले जाता है, और जिससे आपको ग्रेट डिस्ट्रेस होगा, मतलब जिससे आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, प्रॉब्लम्स होगी, तकलीफें उठानी पड़ेगी। तो अगर आपने अभी से स्टडी नहीं की, आप एसएससी में हो, आप कमा नहीं रहे हो, आपके पेरेंट्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपके लिए इतनी सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप जो है इन दोनों में से कौन सा रास्ता चुने जिसमें कि आप अच्छे पढ़ लिख के काबिल बन जाओ, या फिर ऐसा रास्ता चुनो कि बस आपने गेम खेला, यूं ही टाइम अपना गवा रहे हैं कि बाद में पढ़ेंगे करके। तो फिर आपको क्या हासिल होगा नतीजे में? ग्रेट डिस्ट्रेस, एक बेचैनी सी होगी, एक तकलीफ सी मिलेगी आपको। तो ये जो है रास्ता, ये हमें ही चुनना है, बच्चों को ही चुनना है। पेरेंट्स का जो है, पेरेंट्स ने आपको पढ़ा दिए, स्कूल डाल दिए, ट्यूशन लगा दिया आपके लिए, तो अब बच्चों के ऊपर है कि वो कौन सा रास्ता चुने। हम बच्चों के अपने तौर पे भी ले सकते हैं। यहाँ पे राइटर जो है वही समझा रहा है, वही कह रहा है। प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड। तो देखो, डियर लॉर्ड, लॉर्ड किसे कहते हैं? रब के लिए यूज करते हैं। तो प्लीज ओपन अप माई आईज, मेरी आंखें खोल दो, प्लीज मेहरबानी करके, ओ प्यारे रब। दैट आई माइट क्लियरली सी, ताकि मैं साफ तौर पर देख सकूं। क्लियरली सी मतलब साफ तौर पर देख सकूं। हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट, और मेरी मदद करो। हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट, मेरी मदद करो कि जो सही है उसके लिए मैं
खड़ा रहूं, उसके लिए डटा रहूं। ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, और मेरे अंदर बेस्ट चीज़ें लाओ। तो देखो, मेरे अंदर बेस्ट चीज़ें लाओ, क्योंकि ये एक प्रेयर है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे मांग रहा है अपने रब से, डियर लॉर्ड से, कि मेरे जो है मेरी मदद करो मुझे सही रास्ता दिखाने में। प्लीज़ ओपन अप माई आईज, मेरी आंखें खोलो डियर लॉर्ड, दैट आई माइट क्लियरली सी, ताकि मैं साफ तौर पर देख सकूँ। हेल्प मी स्टैंड फॉर वॉट इज़ राइट, मेरी मदद करो जो सही है उस चीज़ के लिए। ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, और मेरे अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें लाओ। हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो, मेरी मदद करो लॉर्ड मैं ना कहने के लिए। किस चीज़ को ना कहने के लिए? When temptations comes my way, टेम्पटेशन की मीनिंग यहाँ पे क्या दिया हुआ है? टेम्पटेशन देखो, a strong wish to do something bad or wrong, यानी कुछ गलत करने की, कुछ बुरा करने की, जो हमें हमारे अंदर जो एक चाहत जागती है, बुरी ख्वाहिश बोल सकते हैं हम उसे, बुरी तमन्ना, तो उसे कहेंगे टेम्पटेशन। तो when temptation, तो ये क्या कह रहा है राइटर यहाँ पे, जो पॉइंट जो है वो क्या कह रहा है? हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो, तो मुझे उन चीज़ों को ना कहने की हिम्मत दो लॉर्ड। When temptation comes my way, जब टेम्पटेशन मेरे रास्ते में आए, जब मुझे कुछ बुरा करने की चाहत हो, that I might keep my body clean, ताकि मैं अपने बॉडी को क्लीन रख सकूं, and fit for life each day, और हर दिन के लिए मैं फिट रह सकूं। तो देखो, टेम्पटेशन बुरा करना, बुरा खाना पीना, दोनों वे में हम ले सकते हैं। दैट माइट कीप माई बॉडी क्लीन, जिससे मेरी बॉडी क्लीन हो। तो अगर हमारा अंदर हमारी सोच अच्छी होगी तो भी हमारी बॉडी क्लीन हो सकती है, या फिर हम अच्छा खाएंगे तो भी हमारी बॉडी क्लीन रहेगी, अच्छी रहेगी। हम दोनों वे में इसको समझ सकते हैं, ले सकते हैं। एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे, और हर दिन के लिए मैं फिट रहूँ। आप मोबाइल में वीडियो गेम्स देखोगे, या फिर इंस्टाग्राम पे जाके आप वीडियो देखोगे, आप देखो घंटों आप उस पर टाइम वेस्ट करोगे, तो आप अगले दिन के लिए फिट नहीं रहोगे। आप लेट सोओगे, सुबह आप जल्दी उठ नहीं पाओगे, आपको ऐसा डलनेस सा लगेगा, हर वक्त आपको सुस्ती सी आएगी, कुछ करने दिल नहीं होगा, सर में हल्का हल्का सा दर्द भी रहेगा। और क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आपने गलत रास्ता चुना। जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमारी बॉडी अंदर से भी उसको रिजेक्ट करती है, और उसके असर जो है हमारे बॉडी, ऑल ओवर द बॉडी और हमारी लाइफ पे भी पड़ता है। इसलिए हमें टेम्पटेशन को हमेशा नो कहना चाहिए। That I might keep my body clean and fit for life each day, और हर दिन के लिए मैं फिट रहूं। When my teenage years are over, जब मेरी ये टीनेज ईयर्स जो है वो ओवर हो जाएंगे, यानी जब मैं 19 साल से 20 साल में चला जाऊंगा या और उम्र में चला जाऊंगा, I know that I will see, तो मैं जानता हूं कि मैं देखूंगा, I will see, मैं देखूंगा, that life is lived its very best, तो मैं देखूंगा क्या? मैं जो पीछे जो मैं आगे जो फ्यूचर, I will see, तो मैं देखूंगा that life is lived its very best, जो मैंने लाइफ जी चुकी है वो बहुत बेस्ट थी। With you walking next to me, आपके जो आपके साथ मैंने गुजारी है। With you मतलब आपके साथ, walking next to me, आप मेरे साथ साथ रहे हो, या आपका करम मेरे साथ रहा है, आपकी मदद मेरे साथ रही है, तो वो जो लाइफ मैंने गुजारी वो बहुत बेस्ट रही है। तो ये हर बच्चों के साथ होता है। आप जिस भी एज में हो, आप पीछे जाके आप देखो, सोचो ज़रा कि आपने अपनी लाइफ में जितनी भी अच्छी चीज़ें की हैं वो आपको बताने के लिए कितना प्राउड फील होता है, कितना अच्छा महसूस होता है। जब भी वो बात आपके जहन में आती है आपको कितना खुश होते हो। लेकिन जो भी चीज़ें आपने गलत की हैं तो वो जब हमें याद आती है तो हमें कितनी शर्मिंदगी होती है, हमें ऐसा लगता है कि काश हम उस चीज़ को भूल जाएं। एक वक्त के बाद, तो ये तो अल्लाह का शुक्र है कि एक वक्त के बाद हम सब चीज़ों को भूल जाते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगता है उसे भूलने के लिए, बहुत ही ज़्यादा टाइम। ठीक है, तो इसीलिए अभी जो SSC में है वो लोग बहुत कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हो और कोई आपको काम नहीं है। उसके बाद तो बाद में, पढ़ाई के बाद तो आपको काम करना ही है। तो ये आपके ऊपर है कि आप अच्छे से पढ़ के काबिल बन के काम करो, या फिर आप ये वक्त को गंवा दो और फिर उसके बाद में भी मेहनत करो। मेहनत तो इंसान को हर हाल में करनी है। ठीक है, चलो यहाँ पे लेसन हमारा फिनिश होता है। अब हम इसके वर्कशॉप देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे दिया पहले क्वेश्चन में है 1 का A, अकॉर्डिंग टू द पोएट के मुताबिक, अकॉर्डिंग मतलब मुताबिक, पोएट के मुताबिक डैश आर ब्रॉट बाय ईच न्यू डे, हर दिन नई चीज, ब्रॉट मतलब ब्रिंग का पास्ट टेंस है ब्रॉट, तो हर दिन नई चीजें आती हैं।
क्या 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 आता है, क्या चीजें आती है नहीं, न्यू बिगिनिंग होती है या न्यू एंडिंग होती है। तो हर दिन क्या होता है, न्यू एंडिंग या न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग होती है अकॉर्डिंग टू पोएट। देखो एंडिंग भी होती है हर दिन, बिगिनिंग भी होती है। कैसे, शाम होती है तो हम कहेंगे कि दिन ढल गया, सुबह हुई तो हम कहेंगे कि सुबह की शुरुआत हुई। तो इसीलिए यहाँ पे दिया है अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के मुताबिक। पोएट क्या बता रहा है यहाँ पे कि न्यू बिगिनिंग्स के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पोएट न्यू बिगिनिंग्स आर ब्रॉट बाय ईच न्यू डे। ठीक है, सेकेंड है हमारा सेकेंड है वी मस्ट डिसाइड टू टेक द रोड विच लीड्स टू। तो हमें वो वी मस्ट डिसाइड, हमें वो डिसाइड करना है, जरूर डिसाइड करना है, टू टेक द रोड, वो रास्ता लेना, विच लीड्स टू। तो ऐसा हमें ये डिसाइड करना है कि वो रास्ता चुने जो कि लीड करे, मतलब ले जाए। कहाँ पे ले जाए, हमने पढ़ा था पोएट्री में, ग्रेट सक्सेस की तरफ या ग्रेट डिस्ट्रेस की तरफ। क्या था, ग्रेट सक्सेस, ठीक है ना। हाँ, हमें वो रास्ता चुनना चाहिए जो ग्रेट सक्सेस की तरफ ले जाए, ना कि ग्रेट डिस्ट्रेस की तरफ ले जाए। आप लोग अगर पढ़ाई नहीं करोगे अच्छे से, अभी भी शुरुआत है, आपने एसएससी की पहले लेसन पे हो 1.1, अगर मेरा कोई वीडियो देख रहा है तो अभी से आप जानो, आप जो भी डिसीजन लोगे, जो भी रास्ता लोगे, आप ये सोचो कि आपको ग्रेट सक्सेस की तरफ ले जा रहा है या ग्रेट डिस्ट्रेस की तरफ ले जाएगा। द पोएट प्रेज टू द लॉर्ड टू हेल्प हिम स्टैंड फॉर व्हाट इज। क्या था, पोएट क्या प्रे कर रहा था लॉर्ड को कि टू हेल्प हिम स्टैंड फॉर व्हाट इज। क्या था, माइट था कि राइट था, राइट। डी है यहाँ पे, द पोएट वॉन्ट्स टू सी दैट हिज टीनेज ईयर्स हैव बीन द डैश ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। तो पोएट वॉन्ट्स टू सी, वॉन्ट मतलब चाहना, पोएट वॉन्ट चाहता है, टू सी ये देखना चाहता है, दैट हिज टीनेज ईयर्स, कि उसके जो टीनेज ईयर्स हैं, हैव बीन द डैश ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। तो वो उसकी जिंदगी के, यहाँ पे ऑप्शन में दिया है वर्स्ट हो, मतलब खराब टीनेज ईयर हो या बेस्ट टीनेज ईयर हो। क्या राइटर यहाँ पे, पोएट जो है हमारा पोएट्री में बोल रहा था कि जब वो देखे, जो वो सोचे कि उसने जो वक्त लॉर्ड के साथ में गुजारा, वो कैसा गुजरा होगा, उसका बेस्ट गुजरा हो, है ना। तो क्या होगा कि वो अपने टीनेज ईयर्स को जब वो फ्यूचर में जाके देखेगा, सोचेगा, तो वो कैसा होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। फाइंड, सेकेंड जो है यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड एंड राइट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। तो देखो राइमिंग वर्ड्स तो सभी बच्चों को पता है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें बता देती हूँ। हमारे पास देखो राइमिंग वर्ड के लिए, राइमिंग वर्ड्स देखने जा वाले हम। राइमिंग वर्ड्स हमें कहाँ पे मिलते हैं, राइमिंग वर्ड्स जो है, दरवाजा क्लोज द डोर। राइमिंग वर्ड्स जो है वो हमें, ये जो पोइट्री है उसके एंड में नजर आते हैं, ठीक है। तो एंड के जो वर्ड्स होते हैं, देखो वर्ड किसे कहते हैं, ये मेरी एक लाइन है, ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक वर्ड हुआ, ये दूसरा वर्ड, ये तीसरा वर्ड, ये चौथा वर्ड, ये पांचवा वर्ड, समझ में आया। लेटर किसे कहते हैं, ये वर्ड कितने लेटर से बना है, ई से, ए से, सी से, एच से, तो ये लेटर हो गए। ई एक लेटर हो गया, ए एक लेटर हो गया, सी एक लेटर हो गया, एच एक लेटर हो गया, और ये पूरा मिलके एक मीनिंगफुल वर्ड बना, तो इसलिए इसे कहेंगे वर्ड, ठीक है। तो हम पोइट्री के जो लास्ट वाला जो वर्ड है उस पर गौर करेंगे। अब हम क्या देख रहे हैं, राइमिंग वर्ड किसे कहते हैं। तो देखो अब राइमिंग वर्ड में क्या करेंगे, इसके पढ़ेंगे बिगिनिंग, मेक, चूज, टेक। तो कौन से वो वर्ड्स जो है, ये चारों जो आपस में जिनकी धुनें सेम है, सुनने में सेम लग रहे हैं। तो बिगिनिंग मेक तो नहीं लग रहा है, बिगिनिंग चूज तो नहीं लग रहा है, देखो मेक टेक लग रहा है ना, हाँ। तो मेक और टेक राइमिंग वर्ड है, ठीक है, समझ में आया। तो राइमिंग वर्ड्स जो है अक्सर हमें पहली और तीसरी लाइन में मैच मिलते हैं, और दूसरी और चौथी लाइन के इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहले स्टांजा में जो राइमिंग वर्ड मिला है वो है मेक और टेक। तो इसे लिखेंगे किस तरह से, हम इस तरह से लिखेंगे, पहला दिया है पे मेक टेक, आई बात समझ में। इसी तरह से सेकंड भी लिखना है, थर्ड भी लिखना है, फोर्थ भी लिखना है, फिफ्थ भी लिखना है, आप लिख लोगे ना। चलो देखते हैं। और कहाँ पे राइमिंग वर्ड है, लाइफ, लाइफ का लाइफ से कोई धुन मैच होती है क्या, आखिरी वर्ड की, सक्सेस नहीं, रोड नहीं, डिस्ट्रेस नहीं, ठीक है। सक्सेस, डिस्ट्रेस, ये दोनों मैच हो रहे, तो ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। उसी तरह से लॉर्ड, राइट नहीं मिल रहे इनकी धुनें, सी, मी, इन दोनों की धुन सेम लग रही है, साउंड सेम कर रहे हैं, तो इसलिए ये दोनों राइमिंग वर्ड है। उसी तरह से नो, क्लीन नहीं मिल रहा है, नो वे भी नहीं मिल रहा है, वे डे मिल रहा है, तो ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं।
ओवर बेस्ट नहीं मिला, सी मी मिल रहा है, इनकी धुनें सेम है तो इसलिए ये दोनों राइमिंग वर्ड है। तो राइमिंग वर्ड आपको समझ में आया, आप उतार लेना, ठीक है। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें दिए हैं, इसमें से करेक्ट ऑप्शन चुनना है हमको राइम स्कीम के लिए। तो राइम स्कीम किसे कहते हैं तो वो भी समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 4 लेटर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो राइम स्कीम क्या 4 लेटर की होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारे पास स्टांजा हमारा देखो कितने, ये जो स्टांजा जिसको मिसरा कहेंगे, है ना, 1 2 3 4, 4 लाइन का है, 1 2 3 4, सारे स्टांजा देखो 4-4 लाइन के, यही सेम पैटर्न है। तो यहाँ पे हमारे पास राइम स्कीम 4 लेटर की ही मिलेगी। अब वो कैसे करेंगे राइम स्कीम? तो हमने जो पहला वर्ड है उसको नाम दे देंगे ए, ठीक है, बिगिनिंग। अब इन दोनों को देखेंगे राइम मिल रही है क्या? बिगिनिंग और मेक की राइमिंग थी नहीं, तो इसको दूसरा नाम दे देंगे बी। अब देखेंगे ये इससे जो है ऊपर जो 2 वर्ड गए हैं, थर्ड वाले की उससे राइम मिल रही है क्या? तो देखो बिगिनिंग की चूज से नहीं मिल रही, मेक की चूज से नहीं मिली, तो ये 2 सब अलग अलग है, इसकी भी धुन अलग, इसकी भी धुन अलग, इसकी भी धुन अलग, तो इसको हम सी दे देंगे। उसके बाद टेक हमने राइमिंग वर्ड में किया था, मेक टेक राइमिंग वर्ड थे, देखो इनकी धुन भी सेम मिल रही है, तो जो सेम है तो उसको यहाँ पे हमने कौन सा लेटर दिया है नाम? बी, तो इसको भी हम बी दे देंगे। आया समझ में? इस तरह से राइम स्कीम लिखते हैं। तो क्या ये राइम स्कीम हमारी ए बी सी बी। देखो यहाँ पे भी सेम, इसको हमने ए दे दिए, ये दोनों नहीं मिल रहे हैं, राइम कोई राइमिंग धुन नहीं है इनमें, तो ये बी हो गया। ये इस तीनों की कुछ नहीं है तो सी हो गया। इन दोनों की मिल रही है सक्सेस डिस्ट्रेस, तो इसको बी। जो सेम है राइमिंग वर्ड्स उनको सेम लेटर दे दिए, तो ए बी सी बी, सारे स्टांजा की सेम इसी तरह से है, ठीक है। तो हमारी जो है यहाँ पे पहली जो 1.1 की टीनेजर्स प्रेयर जो है उसका जो है पोइट्री का राइम स्कीम क्या है? क्या था हमारा? ए बी सी बी। तो ए बी सी बी कहाँ पे है? यहाँ पे ए बी सी बी, ये थर्ड वाला हमारा राइट है। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मैच द लाइन्स इन कॉलम ए विद द फिगर ऑफ स्पीच इन कॉलम बी। तो देखो ये जो यहाँ पे कुछ पोइट्री की हमारे पास लाइनें दी गई हैं और ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इसमें आती है वो हमें बताना है। तो हम सबसे पहले ये सारी फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच एपोस्ट्रॉफी के बारे में, ठीक है। तो एपोस्ट्रॉफी जो है उसके 2 मतलब होते हैं। एक होता है यूज टू शो द पोजीशंस, जैसे कि किसी की कोई चीज़ हो तो हम इस तरह से उसका नाम लिख के कॉमा लगा देते हैं और फिर उस चीज़ के बारे में लिख देते हैं। जैसे कि अमित कार, अमित की कार में, आयशा की बुक, आयशास बुक, इस तरह से हम उसके नाम के साथ में एस लगा देते हैं। तो ये जो कॉमा लगाते हैं इसी को हम कहते हैं एपोस्ट्रॉफी। अब अगर कोई प्लूरल में है कोई वर्ड, जैसे कि द बॉयज कार, बहुत सारे लड़के हैं उनकी कार खड़ी है तो हम बोलेंगे द बॉयज कार। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये प्लूरल आ गया तो प्लूरल में क्या करेंगे, ऐसे डबल एस लगा के कॉमा ऐसा नहीं करेंगे बल्कि लास्ट में कॉमा लगा देंगे, ये एपोस्ट्रॉफी लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद में है कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स में भी एपोस्ट्रॉफी लगता है, जैसे कि डोंट, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड उसे कहते हैं जो 2 वर्ड को मिला के एक शॉर्ट वर्ड बनता है, उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड। जैसे कि डोंट किससे बना है? डू नॉट से। किससे बना है? डू नॉट। तो इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट कर दिए तो क्या हो गया? डोंट हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा कॉमा लगता है इसे हम कहते हैं अपोस्ट्रॉफी। इसी तरह से कांट में भी लगता है अपोस्ट्रॉफी। तो समझ में आया? तो ये जो कॉमा होता है वर्ड्स में इस तरह से एस के साथ लगता है या एस के बाद लगता है या फिर कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड में लगता है तो उसे हम कहते हैं अपोस्ट्रॉफी। एक अपोस्ट्रॉफी का दूसरा मतलब होता है, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसका जो है एब्सेंट चीज़ें कोई है, जैसे हाजिर नहीं है उनके लिए भी यूज़ करते हैं। डेड पर्सन है कोई मरा हुआ कोई चीज़ है, कोई इंसान है तो उसके बारे में, कोई जानवर है या कोई मरा हुआ है तो उसके बारे में हम एट प्रेजेंट बातें कर रहे होते हैं, उसका जिक्र कर रहे होते हैं तो ये उसमें भी हम लगाते हैं एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच। टू एड्रेस एन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी और आइडिया, या कोई एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी मतलब जो हम देख नहीं सकते, ऐसी क्वालिटी बतानी हो या कोई आइडिया के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी एपोस्ट्रॉफी लगता है। और फॉर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, और लिविंग थिंग्स के बारे में भी लगता है, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में भी लगता है। तो देखो हम कहते हैं कि हम अपने रब को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। तो जहाँ पे भी इंग्लिश में पोइट्री में लॉर्ड वगैरह आ गया, गॉड आ गया, तो वो वहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच, अगर डायरेक्ट ओ गॉड ओ लॉर्ड करके इस तरह से अगर राइटर जो है, पोइट जो है
वो कोई लाइन में बोल रहा होता है, तो वो उसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, वो डायरेक्ट रब से मुखातिब होता है, अपोस्ट्रोफी। समझ गए? तो हमारे टेक्स्ट बुक में जो अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच आई है वो किस लिए आई है, क्योंकि यहाँ पे जो पोएट जो है वो लॉर्ड से बोल रहा है, ओ लॉर्ड प्लीज हेल्प मी, इस तरह से लाइनें हैं, तो वो लाइन जो है उसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, अपोस्ट्रोफी। ठीक है, तो अपोस्ट्रोफी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इन्वर्जन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। तो अब हम पढ़ेंगे दूसरी फिगर ऑफ स्पीच जो है इन्वर्जन। ठीक है, तो इन्वर्जन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, तो इन्वर्जन जो है उसमें जो है हम कहेंगे कि जो सेंटेंस की तरतीब अलग होती है। समझ गए? यानी कि नॉर्मली जब हम इंग्लिश में कोई सेंटेंस बोलते हैं या हम अपनी ज़बान में भी अपनी लैंग्वेज में भी जो सेंटेंस बोलते हैं तो उसकी तरतीब बदली हुई होती है। अब इंग्लिश में देखो कोई भी सेंटेंस बोलने का रूल क्या है, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या हमारा होता है, सब्जेक्ट हमारा नाउन होता है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो जितने भी नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट होते हैं। वर्ब तो पता है, अगर नहीं पता है, सब्जेक्ट नहीं पता, वर्ब नहीं पता, ऑब्जेक्ट नहीं पता, तो हम लोग ग्रामर में ये सारा जो है एसएससी ग्रामर में इसको भी क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, तो वर्ब किसे कहते हैं, जिस सेंटेंस से जहाँ पे भी काम हो रहा है, कुछ काम का पता चल रहा है, उसे हम कहते हैं वर्ब। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिसके बारे में काम हो, जिसके ऊपर काम हो रहा है, जिसके बारे में हम काम की बातें कर रहे हैं, वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब जैसे बोलेंगे कि मैं लिख रही हूँ, ठीक है, तो आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग क्या, कुछ भी मैं लिख सकती हूँ। आई एम राइटिंग अ बुक, आई एम राइटिंग द आंसर, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो आई एम राइटिंग द आंसर मैं लिख देती हूँ। ठीक है, आई एम राइटिंग द आंसर। ओके, तो देखो यहाँ पे आई मेरा हो गया सब्जेक्ट, आई एम राइटिंग मेरा हो गया वर्ब, द आंसर ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब इन्वर्जन में क्या होता है, ये जो जुमले की तरतीब ये बदली हुई होती है। ऑब्जेक्ट जो है हमारा यहाँ पे जो है ये तरतीब किस तरह से बदलती है, ये तीन तरीके में देखेंगे। एक होता है एडजेक्टिव बिफोर नाउन, इस तरह से तरतीब बदल जाती है। तो हमारा जो है नाउन एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले लग जाता है। तो एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जो नाउन के बारे में खूबी या खामी बताए, जो अच्छी बात या बुरी बात बताए, उसे कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे देखो बॉय स्ट्रॉन्ग, तो जिनको इंग्लिश नहीं आती तो कहेंगे चलो ठीक है ये राइट है, मतलब कम आती है, सॉरी, तो कहेंगे राइट है, लेकिन बॉय स्ट्रॉन्ग नहीं बोलते, स्ट्रॉन्ग बॉय बोलते हैं। हम कभी भी अगर हमको लिखना है ये दोनों चीजें एक साथ में, तो हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बॉय, स्ट्रॉन्ग बॉय। देखो बॉय हमारा हो गया नाउन, बॉय क्या हो गया हमारा नाउन, जो सब्जेक्ट के तौर पे आता है। अब उसके बाद में उसके लड़का कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। तो नाउन के बारे में जो भी खूबी या खामी बताता है, उससे रिलेटेड जो वर्ड होता है, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन देता है, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो बिफोर एडजेक्टिव कभी भी जो है बिफोर द नाउन यूज होते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच में हमें कैसे समझ में आएगी, हम कभी भी देखेंगे, देखो बॉय स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बॉय, तो ये कैसा है, नाउन के बाद आई है एडजेक्टिव, तो इससे हमको समझ में आ जाएगा कि अरे ये तो इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है। तो ये जो इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच है ये सिर्फ पोइट्री में यूज होती है, हमारे लेसन वगैरह में नहीं यूज करते हैं। ठीक है, पोइट्री में जो है क्यों यूज़ करते हैं हम इन्वर्जन, ये सारी फिगर ऑफ स्पीच पोइट्री को थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए, सुनने वाले को, समझने वाले को थोड़ा सा अच्छा लगे, कभी ध्यान अपने, कभी मतलब अट्रैक्शन के लिए कर लेते हैं इस तरह से। तो सारी फिगर ऑफ स्पीच जो है ये पोइट्री का एक गहना होती है, एक तरह से हम इस तरह कह सकते हैं। तो ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच अगर इजीली आपको समझना है तो बस आप इतना जानो कि ये जुमले की तरतीब बदली हुई होती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब जो है वर्ब पहले होता है, मतलब किस तरह से बदलती है। तो ये तीन फॉर्म ही होते हैं कि एडजेक्टिव बिफोर नाउन यूज हो जाते हैं, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाते हैं। देखो बॉय स्ट्रॉन्ग नहीं बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बॉय, टॉल गर्ल, फेयर गर्ल, ऐसे हम बोलते हैं, गर्ल फेयर नहीं बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये इसी तरह से जो उल्टा जब आ गया तो इसी को कहेंगे इन्वर्जन। उसी तरह से वर्ब बिफोर नाउन, हाँ, तो नाउन के पहले जो है वर्ब बिफोर नाउन आ जाए, जैसे कि नाउन के पहले वर्ब आ जाए। देखो हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा नाउन होता है, तो सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब आता है। तो यहाँ पे सेंटेंस में क्या हो जाएगा, अगर ये इन्वर्जन है तो क्या होगा, या तो फिर क्या होगा, एडजेक्टिव किसके, नाउन के पहले लग जाएगा, या फिर वर्ब नाउन के पहले आ जाएगा। तो देखो वर्ब तो पता है काम, जहाँ जैसे बाक्स, बाक्स यानी भौंकना, ठीक है। तो नाउन यहाँ पे क्या है हमारा, डॉग, तो बाक्स द डॉग, ऐसा बोलते हैं क्या, नहीं, क्या बोलते हैं, द डॉग बाक्स, कुत्ता भौंकता है, भौंकता है कुत्ता, ऐसे नहीं बोलते। ठीक है ना, उसी तरह से तो वर्ब के पहले अगर जो है हमारा जो
अगर जो है नाउन के पहले वर्ब आ जाए तो उसे क्या कहेंगे हम, इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। बार्क्स द डॉग उसी तरह से है, नाउन बिफोर प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के पहले जो है नाउन लग जाए तो फिर इसे भी हम कहेंगे इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच। जैसे कि द सीन बिहाइंड, हाँ देखो बिहाइंड द सीन बोलते हैं, बिहाइंड द सीन, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन बिफोर प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के पहले नाउन लग गया है ना। द सीन यहाँ पे हमारा क्या है, नाउन है, क्या है, नजारा जिसे कहेंगे नाउन, ठीक है। बिहाइंड क्या है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन किसे कहते हैं, जो पोजीशन बताते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो ये सारे वर्ड क्या कहलाते हैं, प्रेपोजिशन कहलाते हैं। तो बिहाइंड क्या है, एक प्रेपोजिशन है। तो ये प्रेपोजिशन नाउन के पहले होना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया है, नाउन के बाद आ गया। जो कह सकते हैं बिहाइंड द सीन, है ना, सीन के पीछे की बात, सीन के पीछे का नजारा, ऐसे हम कहेंगे। तो इन्वर्जन को अगर हमको शॉर्टली समझना है तो हम ये समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो सब्जेक्ट नहीं होता है, बल्कि वहां पे क्या होगा, पहले यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, एडजेक्टिव बिफोर नाउन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस तरह से तरतीब बदली हुई होगी। बॉय स्ट्रॉन्ग दिया जाए, ये तो इजी है हमें समझने में। बार्क्स डॉग, बार्क्स द डॉग वर्ब पहले आया होगा, उसके बाद हमारे पास नाउन आया होगा, तो इससे हम समझ जाएंगे कि इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच है। या फिर क्या होगा, हमारे पास नाउन पहले होगा और प्रीपोजिशन बाद में होगा, तो समझ जाएंगे फिगर ऑफ स्पीच है। और अगर इतना नहीं समझ में आया तो हमको पता है, सेंटेंस देख लो और सब देख लो उसमें, अरे सब्जेक्ट तो गायब है, यहाँ पे तो वर्ब आ रहा है, यहाँ पे तो फिर प्रीपोजिशन नाउन आ रहा है, और यहाँ पे तो फिर क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे स्टार्ट वर्ब आ रहा है, यहाँ पे स्टार्ट में क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, हमारे पास स्टार्ट में नाउन ही आ रहा है। नाउन तो सेंटेंस में रहेगा तो हमारा सब्जेक्ट नाउन ही होता है, लेकिन यहाँ पे देखो सब्जेक्ट जो हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे बॉय स्ट्रॉन्ग, ये हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, स्ट्रॉन्ग, बॉय स्ट्रॉन्ग, डार्क पेंसिल, पेंसिल डार्क हमने नहीं पढ़ा है शुरू से, तो बहुत सारे वर्ड जो हमें खुद ही नेचुरली आ जाते हैं हमारे पास से, हमारे अंदर से हमें समझ में आ जाता है कि चलो ये बहुत सारी ग्रामर हम बचपन से ऐसे इस तरतीब से पढ़ते आते हैं, इस तरतीब से बोलते आते हैं। इंग्लिश भी हम अपनी लैंग्वेज तो अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जो अदर लैंग्वेज है जो हमारे लिए टफ होती है, तो वो हम इसी तरीके से पढ़ते आते हैं, तो हमें समझ में आ जाती है। बहुत से बच्चे इस तरह से कहीं पे आके देखो रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि वो बचपन से उस तरतीब से पढ़े होते हैं, वो राइट होते हैं, इसलिए वो इस तरह से अटक जाते हैं। कभी कभी रॉन्ग होते हैं तो वो करेक्शन करके सही कर लेते हैं, ठीक है। तो इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है, इसमें जुमले की तरतीब बदली हुई होती है। किस तरह से बदली होती है, ये 3 तरीके से, समझ गए। अब ये 3 तरीके पे गौर ना करते हुए बस इतना ध्यान लें कि सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट है, तो ऐसा कुछ वहां पे नजर नहीं आ रहा, तो मतलब वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। अब नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं, मेटाफर। अब हम नया फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे, मेटाफर, ठीक है। तो मेटाफर सिमिली जो है फिगर ऑफ स्पीच आपके बुक में नहीं है इस वक्त 1.1 में, तो सिमिली भी हम साथ ही साथ समझ लेंगे मेटाफर के साथ में। मेटाफर वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम डायरेक्ट कंपेयर करते हैं, दो चीज़ों को जब हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में, मवाजना करते हैं, तो उसे वो उस फिगर ऑफ स्पीच को मेटाफर कहते हैं, और उसी फिगर ऑफ स्पीच को सिमिली भी कहते हैं। जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो हम कैसे जानेंगे कि ये सिमिली है और ये मेटाफर है, तो देखो सिमिली में अगर हम दो चीज़ों को कंपेयर करें तो एज लगाएंगे। क्या करेंगे हम इसमें, एज लगाएंगे। जैसे कि एज गुड एज करके लिखेंगे, एज गुड एज ग्रीन एज, उतना हरा जितना के, ग्रीन कौन सी चीज़ होती है, ग्रास होती है, तो ग्रास लिख देंगे, एज ग्रीन एज ग्रास, या कुछ भी लिख सकते हैं। एज ब्लैक एज ब्लैक क्या होता है, उतना काला जितना के, क्या मिसाल देते हैं हम काले के लिए, कोयला, एज ब्लैक एज कोल, ठीक है ना। तो इसी तरह से और लाइक करके, लाइक अ लायन, शेर की तरह, उसी तरह से लाइक अ ड्रीम, ख्वाब की तरह, ये सब कुछ मेरे लिए ख्वाब की तरह है, ऑल दिस थिंग्स आर लाइक अ ड्रीम फॉर मी। तो इस तरह से लाइक करके या एज करके अगर हम आवाज ना करेंगे दो चीज़ों का, तो वो होगा सिमिली। और जिसमें हम ना एज लगाएंगे ना लाइक लगाएंगे और डायरेक्ट आवाज ना कर देंगे, तो वो होगा मेटाफर, ठीक है। तो जैसे कि देखो, लाइक अ लायन, शेर की तरह, अगर मुझे किसी को बोलना है वो तो शेर की तरह है, शेर की तरह बहादुर है, तो मैं बोलेंगी लाइक अ लायन। लेकिन मुझे अगर डायरेक्ट कंपेयर करना, अरे वो तो शेर है भाई, शेर, मतलब वो उसकी बहादुरी के इतने चर्चे, वो इतना ब्रेव है कि मैं उसको कोई बहादुर चीज़ों से उसको कंपेयर करना चाहती हूँ, तो मैं डायरेक्ट भी बोल सकती हूँ या इनडायरेक्ट भी बोल सकती हूँ। तो इनडायरेक्ट कंपैरिजन जो है वो सिमिली होगा, डायरेक्ट कंपैरिजन वो क्या होगा, मेटाफर, ठीक है। मैं बोलूँगी ही इज़ अ लायन, अरे वो तो शेर है। और क्या बोलेंगे, लाइक अ ड्रीम, जैसे कि ये तो ख्वाब की तरह है ना। तो इसी तरह से जो है मेटाफर ऑफ सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है।
मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच जो है वो हमारा है एलिट्रेशन। ये बहुत ही इजी फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है, तो इसे मैं मिटा देती हूँ। चलो बच्चों, अब हम सीखते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है? ये बहुत ही इजी फिगर ऑफ स्पीच है, सभी बच्चों को पता होगा, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। तो ये फिगर ऑफ स्पीच समझाने के लिए मैंने जो आपको क्वेश्चन में यहाँ वर्कशॉप में जो क्वेश्चन दिया है उसी का जो है मैंने ये स्टैंजा उतारा है, जिसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है। तो इसमें जो है वो एलिट्रेशन यूज हुआ है। आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ। अब एलिट्रेशन हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें एलिट्रेशन यूज हुआ है? तो देखो, कोई भी जो है पोइट्री की लाइन देखेंगे हम, उसका जो है जितने भी वर्ड हैं तो उसमें 2 या 2 से ज्यादा वर्ड, उनका पहला लेटर अगर सेम होगा तो उसमें एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होगी। एक ही जो है एक ही लाइन में, पोइट्री की एक ही लाइन में 2 फिगर ऑफ स्पीच भी हो सकती है, 2 से ज्यादा भी हो सकती है। समझ में आई बात? तो ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे आई पे यहाँ पे कहीं पे भी है कोई जितनी वर्ड यूज हुए इसमें पहला लेटर नहीं, ये इसका पहला लेटर सी है, इसका भी पहला लेटर सी है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि ये इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है? एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। ये बहुत ही इजी फिगर ऑफ स्पीच है। और कहीं पे देखो कुछ रिपीट हो रहा है? नहीं, बस ये 2 वर्ड हैं जिनके पहले लेटर सी जो है वो सेम है, तो इसलिए ये पोइट्री की लाइन जो है इसमें एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज हो गई है। तो अब हम आते हैं हमारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नंबर 4 पे। सारी ग्रामर आपको समझ में आ गई है, ओके। तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या था हमारा? मैच द लाइन इन कॉलम ए विद द फिगर ऑफ स्पीच इन कॉलम बी। तो यहाँ पे लाइनें दी गई हैं पोइट्री की और यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच दी है। एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच हमने पढ़ चुका है। एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? जिसमें हम किसी बेजान चीज से बात करते हैं, डेड चीज से बात कर रहे होते हैं, गॉड से बात करते हैं, तो ये सारी जो फिगर ऑफ स्पीच है वो एपोस्ट्रोफी है। इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? जिसमें जो है सेंटेंस का जो है तरतीब बदला हुआ होता है जुमले का, जैसे सब्जेक्ट के बाद वर्ब होना चाहिए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो इस तरह से। तो अगर ये तरतीब बदली हुई है तो वो कौन सी, उस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है? इन्वर्जन। मेटाफर किसे कहते हैं? मेटाफर डायरेक्ट कंपैरिजन को कहते हैं, जिसमें किसी को डायरेक्ट कंपेयर कर दिया जाता है। एलिट्रेशन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? हमने पढ़ा एलिट्रेशन में 2 वर्ड या 2 से ज्यादा वर्ड का पहला लेटर सेम होता है तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। तो चलो अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो पहला लाइन है वो इन चारों में से क्या है। डिसीजन आई मस्ट मेक, तो देखो हमको यहाँ पे ही समझ में आ गया, डिसीजन फैसले आई मस्ट मेक, मुझे ही लेने हैं। तो हम ये जो है सेंटेंस को ये अलग तरतीब में दिया है, गलत तरतीब में। हम कैसे कहेंगे? ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ठीक है। हमें इसको ऐसा कहना होगा कि आई मस्ट मेक द डिसीजन, आई मस्ट मेक द डिसीजन। हाँ, तो ये कैसा है? डिसीजन आई मस्ट मेक, फैसले मुझे ही करने हैं, मुझे ही फैसले करने, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है? एपोस्ट्रोफी, सॉरी इन्वर्जन। कौन सी यूज हुई है? देखो सेंटेंस की तरतीब जो है वो अलग है, तो फिर ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इस लाइन में यूज हुई है? इन्वर्जन। सेकंड देखते हैं, प्लीज ओपन अप माय आईज डियर लॉर्ड। लॉर्ड से बात कर रहा है यहाँ पे पोएट, या कोई डेड चीज से बात कर रहे हो, कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन से बात कर रहा हो, तो वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? एपोस्ट्रोफी, ठीक है। तो ये सेकेंड वाली लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है? एपोस्ट्रोफी। थर्ड लाइन देखते हैं, ट्रेवल डाउन द डार्क एंड रोड। अब यहाँ पे देखो ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच लग रही है? ट्रेवल डाउन द डार्क एंड रोड। अंधेरा रास्ता डायरेक्ट दिया हुआ है, अंधेरे रास्ते पे ट्रेवल करना है ना, करना। तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है? रास्ते के बारे में डायरेक्ट बता दिया, डार्क एंड रोड, डायरेक्ट। हाँ, लाइक अ डार्क एंड रोड, एज डार्क रोड, एज दैट रोड, ऐसे करके कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ये कौन सी फिगर? डायरेक्ट कंपैरिजन है, तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? मेटाफर, ठीक है। आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे ये मैंने एग्जाम्पल में एलिट्रेशन में ही आपको बता दिया था, सी 2 वर्ड हैं, 2 वर्ड के पहले लेटर जो है वो सेम है, तो इसलिए इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है? एलिट्रेशन। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सारी ग्रामर्स जो है मैंने जो आपको समझा दिया है, इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, उसे याद रखिए। जितना शॉर्ट ट्रिक से आप याद रख सकते हो वैसे ही याद रखो। आपको लंबा डेफिनेशन अगर याद करना है, टाइम है तो लंबा डेफिनेशन से याद करो, वरना इतना शॉर्ट याद कर लोगे काफ़ी आपके लिए, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो आपको येलो बॉक्स में एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच समझाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा यहाँ पे 5 है वर्कशॉप का।
एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग एंड इंटरव्यू। तो अगर आप कोई इंटरव्यू प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए क्या क्या एलिमेंट्स लगती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको लगती होती है। ग्रुप एक्टिविटी दिया है, ये आपको करना है। फॉर्म ग्रुप्स एंड डिस्कस ईच एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग एंड इंटरव्यू एंड प्रिपेयर नोट्स ऑन ईच एलिमेंट्स। तो आप ग्रुप बनाओ और उसके ऊपर डिस्कस करो कि कौन कौन सी चीज़ें जो है आपको इंटरव्यू के लिए लगेंगी। फॉर्मेट यहाँ पे बता दिया गया है, स्ट्रक्चर, फॉर्मेट स्ट्रक्चर बताना है। साइज, लेंथ, हाउ मच, कितना बड़ा मतलब आपका इंटरव्यू होना चाहिए। डूज एंड डोंट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कौन कौन से क्या चीज़ें हमें इंटरव्यू में करनी चाहिए, क्या चीज़ें इंटरव्यू में नहीं करनी चाहिए। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, यस नो क्वेश्चंस और WH टाइप क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारे इंटरव्यू के किस तरह के होने चाहिए, मतलब यस नो टाइप क्वेश्चन में करना चाहिए या WH टाइप क्वेश्चन होना चाहिए। तो अब देख, ये जो है इसको मैं आपको अभी समझाती हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।